हेलो फ्रेंड, मैं बेटर स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह सामान्य हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, वो भी पार्ट 1। इसमें आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके बाद मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। अगर आपको एक बार बता दूँ, इस प्रैक्टिस सेट को लगाने से पहले आप मेरे वर्णमाला के सभी वीडियो देख लें मेरे चैनल पर आकर। उसके बाद प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो आप आसानी से लगा पाओगे। जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है वो इस प्रैक्टिस सेट को आसानी से कर सकेंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन देखें किस तरह से क्वेश्चन बनता है। इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अगर आपके द्वारा पढ़ा गया होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो चलो मैं एक बार फिर बताता हूँ संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो चलो देखते हैं इनमें से कोई मिल रहा है कि संयुक्त व्यंजनों में से। तो ज्ञ, ये ज्ञ मिल रहा है, तो संयुक्त व्यंजन ज्ञ। इनमें से संयुक्त व्यंजन ज्ञ है। बाकी और बताता हूँ, ये ड जोड़ व्यंजन है, ये ट ठ ड ढ, ये टा वर्ग में से आता है। अणा का वर्ग का है। आगे देखें दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। माने दंत व्यंजन कौन सा नहीं है। तो इसमें सभी जो दिए होंगे वो पहले दंत दिएंगे। तो पहले दंत देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ता, था, द, ध, न, ये दंत व्यंजन होते हैं। तो इनके अलावा अगर इसमें दूसरा है वही दंत व्यंजन नहीं, तो चलो देखते हैं। ता मिल रहा है, ना मिल गया, दा मिल गया, लेकिन टा अलग है, तो यही दंत व्यंजन नहीं है। तो ये टा कौन सा व्यंजन होगा, तो ये मूर्धन्य व्यंजन होगा, टा वर्ग वाले मूर्धन्य व्यंजन। तो इस तरह से क्वेश्चनों को हल किया जाता है एग्जाम में। और देखें अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों के अंत में आ जाता है, जैसे राम, तो अंत में ये इसमें आ रहा है। तो जिन शब्दों के अंत में आए जब शब्द आते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो चलो क्या कहते हैं, या अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है आपको तो अपन क्वेश्चन के हिसाब से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अगर आपको पढ़े हों पहले भी कुछ बड़ों को या कुछ देखा होगा तो उसके हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अनुस्वर, तो अनुस्वर आपको पढ़ाया था, अंग की मात्रा वाला अनुस्वर कहलाता है। अयोगवा 2 होते हैं, अंग और अह, ये अयोगवा कहलाते हैं। तो ये दोनों में से नहीं है। फिर तीसरा देखें अंतस्थ, तो अंतस्थ भी आपने पढ़ा है। कैया, हरा, ला, हुआ, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये भी नहीं, तो फिर कौन सा होगा, जिसके अंत में आता है वो अकारांत कहलाएगा। इस तरह से भी आप हल कर सकते हो क्वेश्चन को। और अगर आप जानते हो कि किसके अंत में आ आता है तो क्या कहलाता है, तो उसी तरह से भी हल कर सकते हो। माने क्वेश्चन को कई तरह से हल कर सकता है, टेली करके भी हो जाता है और वैसे भी होता है। आगे देखें, छावण किसके योग से बनता है। तो छावण किसके योग से बनता है ये देखें। तो छावण बनेगा छ, संयुक्त वर्ण अभी पढ़ाया था, किसके योग से बनता है, ये का आधा प्लस सा षटकोण का सा से बनता है। तो देखो कहीं मिल रहा है कि नहीं। ये इसके नीचे हलंत लगाना भूल गया तो मैं लगा दिया। तो देखो ये इसके द्वारा बनता है, ना का प्लस चा के द्वारा नहीं बनता है, ना इसके द्वारा बनता है, ना इसके सा के द्वारा। अगर इस तरह से सा आता है वो नहीं, सा षटकोण वाले सा के अनुसार ही का प्लस सा का योग बनता है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो कितनी होती है स्वरों की संख्या, 11।
पढ़ाया है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर आपके द्वारा पढ़े होंगे, मैंने मेरे वीडियो में देखा होगा तो पढ़े होंगे, अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद आप ये पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा सॉल्व करने में भी। तो चलो देखें, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर नहीं है तो आ स्वर होता है, ऊ होता है, ए होता है, लेकिन ण स्वर नहीं है। तो यही स्वर नहीं है। ये क्या है, किस वर्ण का है? तो टा ठा डा ना ना। या चाचा जया, यहाँ अंग कौन सा है ये बताओ? तो चा वर्ण का है। आगे देखें, फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन टा वर्ग नहीं है? तो टा वर्ग कौन सा नहीं है देखें। तो टा वर्ग लिख के बताते, टा ठा ड ढ अन। टा ठा ड। अब इनमें से कौन सा शब्द इनमें नहीं मिल रहा है, वही टा वर्ग नहीं होगा। क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसी के बाद लगाएं। अगर क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ पाओगे तो लगाओगे तो गलत कर दोगे। तो इस सब क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए कि टा वर्ग नहीं है कि टा वर्ग है। तो इसमें जल्दी में कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करो। तो टा वर्ग नहीं है तो टा वर्ग कौन सा नहीं है? तो देखो, ये डा मिल गया, ठा मिल गया, अणा मिल गया, तीनों मिल रहे हैं, लेकिन घा नहीं मिल रहा है। तो घा किस वर्ग का है? का गा। तो का वर्ग का है घा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है, पढ़ाई गई है। आप देख लेना क्वेश्चन उसमें जाके, वीडियो में जाके, अगर नहीं देखा है तो। अगला देखें, निम्न में से कौन सा पश्य व्यंजन पश्य स्वर है? अब पश्य स्वर कौन सा है ये बताना है। तो चलो देखते हैं पश्य स्वर होते कौन कौन से हैं। अगर पता है तो आप लगा सकते हो, नहीं पता है तो चलो मैं एक बार बताया। तो पश्य स्वर होते हैं आ, उ, ओ और औ। ये पश्य स्वर होते हैं, इनमें से कौन सा मिल रहा है? आ। ये पश्य स्वर होगा ई। कौन सा स्वर हो गया? अग्र हो रहा है। और ये जा वर्ग आ गया, जा आ रहा है तो चा वर्ग में आता है, डा आ गया तो टा वर्ग में आता है। तो ये पश्य स्वर नहीं होते हैं। पश्य स्वर होते हैं आ, उ, ओ औ। ये पश्य स्वर होते हैं। ई और ई उ ये अग्र स्वर होते हैं और मध्य स्वर आ होता है छोटा। आगे देखें, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अयोग वाह है। अब अयोग वाह कौन से हैं वो देखें। तो अयोग वाह मैंने अभी बताया था ऊपर, अयोग वाह होते हैं अंग और हा। ये दो अयोग वाह कहलाते हैं। तो इसमें विसर्ग भी लगाएंगे तो विसर्ग वाले शब्द अयोग वाह कहलाते हैं। तो महाप्राण कौन से होते हैं? संयुक्त अक्षर मैंने बता ही दिया था आपको, संयुक्त अक्षर मैंने आपको बता ही दिया। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? छ, त्रम, ज्ञा और श्रा, ये संयुक्त अक्षर होते हैं। उसके बाद महाप्राण कौन से होते हैं? तो मैंने महाप्राण की भी ट्रिक बताई थी, अल्पप्राण की बताई थी। महाप्राण मतलब सम, जो सम वर्ण आते हैं वर्ग के सम वर्ण, वो महाप्राण कहलाते हैं। जैसे का वर्ग के आ जाए या टावर, तो का वर्ग लिख के बताता हूँ, का, ख, ग, घ, अणा। तो का वर्ग का या चा वर्ग का या टा वर्ग का, मन किसी भी वर्ग का सम वर्ण आ जाए तो वो महाप्राण कहलाता है। जैसे सम कौन सा होता है? हमने पढ़ा होगा गणित में, सम वर्ण होता है दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा ये सम वर्ण कहलाते हैं। दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाएंगे।
और उसके बाद अल्प प्राण क्या होता है, तो इसके सेम अपोजिट इनके अलावा जो बचे हुए पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण कहलाएंगे। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं कि महाप्राण कौन सा होता है, अल्प प्राण कौन सा होता है। तो मैंने सभी का बता दिया है आपको कि विसर्ग अयोगवाक कहलाते हैं, और अयोगवाक अगर शब्दों के अनुसार भी दे सकते हैं कि ये शब्द कौन से अयोगवाक है। उसके बाद महाप्राण भी बता दिया कि महाप्राण कौन सा होता है। महाप्राण माने सम शब्द और अल्प प्राण माने विषम शब्द, इस तरह से भी कर सकते हैं। या महाप्राण माने दूसरा चौथा शब्द महाप्राण कहलाते हैं, और अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा शब्द पर अल्प प्राण कहलाते हैं। आगे देखें, अगला क्वेश्चन 11वां, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है आप बताएं। तो छ, चा, छा, झ किस में आ रही है। छ का खा गा आ रहा है, का खा गा नहीं, चा छा नहीं आ रहा है। इसमें टाटा में चा 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 में आ रहा है। तो चा, छ, झ है ना। तो छ किस ध्वनि में आता है, तो आपने पढ़ा होगा वर्गों का वर्गीकरण में, तो व्यंजनों के वर्गीकरण में देखा होगा कि चावल किसका तो आता है। फिर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि चावल के किस ध्वनि में आता है, तो दंत में आता है कि ओष्ठ में आता है कि तालव्य में आता है कि इनमें से किसी में नहीं आता है। तो चलो मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि चा किस में आता है। तो आप अपने कंठ से लेके चलें, फिर कंठ हाथ रख के अपने गर्दन के नीचे हाथ रखें कंठ से, तो कंठ। उसके बाद आता है तालू, उसके बाद तालू से ऊपर जाएंगे तो उसके बाद आती है मूर्धा, मूर्धा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आएंगे दंत, और दंत के बाद ओष्ठ। तो इस तरह से अब आप आगे बढ़ेंगे तो का, कंठ से का वर्ग बनता है। और उसके बाद तालू से चा वर्ग बनेगा, तालू के बाद मूर्धा से टा वर्ग बनेगा, मूर्धा के बाद दंत से ता वर्ग बन गया। उसके बाद ओष्ठ पे आ जाएंगे अपन, आगे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ओष्ठ पे आ जाएंगे तो पा वर्ग बन जाएगा। तो ऐसे ही अब इसमें अपने चा वर्ग किस में आ रहा है, तो देखते हैं कंठ का वर्ग में आ गया कंठ, कंठ से ऊपर जाएंगे तालू, तो तालू से चा वर्ग बनेगा। तो चा वर्ग में छा आ रहा है तो तालु, तो तालव्य व्यंजन। अब ओष्ठ व्यंजन कौन से अभी मैंने बताया था, तो अब आगे बढ़ेंगे कंठ, तालु हो गया, तालु के बाद मूर्धा आती है, तो मूर्धा में कौन सा आएगा, चा के बाद कौन सा फिर वर्ग बनता है, टा वर्ग। तो टा वर्ग वाले उसमें आए मूर्धा में बन जाएंगे। उसके बाद ओष्ठ, तो ओष्ठ अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कौन सा आएगा, मूर्धा के बाद दंत, तो दंत में कौन सा वर्ग बन जाएगा, ता वर्ग वाले दंत बन जाएंगे। उसके बाद कौन सा आता है, ओष्ठ, तो ओष्ठ में कौन सा आ जाएगा, पा वर्ग वाला, तो पा वर्ग वाले ओष्ठ बन जाएंगे। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, कई बार बता दिए कई संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। छावा, त्रा, क्या, ये सा सीटी का बना है, थोड़ा काला ज़्यादा हो गया है, तो ये सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। आगे देखें, तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तो अभी बताया था तालव्य व्यंजन मैंने आपको। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, आगे पढ़े, कंठ, तालु, तो का के बाद फिर कौन सा वर्ग बनता है, चा वर्ग, तो चा वर्ग वाले तालव्य व्यंजन हैं। फिर बाद ये कौन सा है, टा वर्ग वाला, तो टा वर्ग वाले कौन से हो जाएंगे, मूर्धा या मूर्धन, ता वर्ग वाले दंत, और पा वर्ग वाले ओष्ठ। आगे देखें,
ये क्या पूछ रहा है, या अलावा किस वर्ग में आते हैं। अभी बताया था यार अलावा कौन से वर्ग में आते हैं, तो यार अलावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो स ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। ओष्ठ व्यंजन आपको बता ही दिए थे मैंने अभी, ओष्ठ पा फा वा वा पा वर्ग वाले। तालव्य व्यंजन बता ही दिए आपको, चा वर्ग वाले तालव्य व्यंजन होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हुए, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन। आगे देखें, अनुनासिक का संबंध है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, तो मैंने बताया अनुनासिक पढ़ाए भी हैं, उसके लिए अनुनासिक और नासिक के लिए अलग से व्यंजन बनाया, अलग से वीडियो बनाया था। और अनुनासिक ये भी होते हैं। तो अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जो ध्वनि नाक या मुंह से निकलती है वही अनुनासिक कहलाती है। तो दोनों से निकलती है अनुनासिक की ध्वनि, नाक और मुंह दोनों से निकलती है, अनुनासिक कहलाती है। आगे देखें, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अगला क्वेश्चन है। अनुनासिक व्यंजन देखें तो अनुनासिक व्यंजन भी बताया था मैंने कि वर्ग के पंचम अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। इन अनुनासिक व्यंजन या नासिक व्यंजन कहा जाता है। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे वर्ग के पंचम अक्षर, तो पंचम अक्षर कौन से होते हैं, ण ण अण न म। ये वर्ग का पंचम अक्षर नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन या वर्ग का पंचम अक्षर कहलाते हैं। इनको किसी भी तरह से पूछ सकता है एग्जाम में। तो पंचम अक्षर भी अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं या नासिक व्यंजन कहलाते हैं, या वर्ग के पंचम अक्षर कहलाते हैं। आगे देखें, अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या 11 है। आगे देखें, कंठोष्ठ व्यंजन ध्वनि का उदाहरण कौन सा है, कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ से जो ध्वनि कौन सी निकलती है, तो आप देखें। अब इसको वेरीफाई करके भी कर सकते हैं। जैसे ये तालव्य व्यंजन हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। का वर्ग वाला का हो गया ए, तो ए को आपने पढ़ा होगा, कंठ तालव्य व्यंजन होते हैं ये ए आई दोनों, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब कन्फ्यूज हो रहेंगे और कैसे, तो और में ओ औ होता है कंठ तालु में, तो ओ लगा है, तो और ये कंठ ओष्ठ व्यंजन कहलाता है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम कौन सा है। तो भाषा निर्माण की इकाई भी मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले क्या आता है, फिर ध्वनि किस तरह से बनती है, मेरे पहले वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखा है तो उसको भी देखें, आप पूरे वीडियो को देखने के बाद सोल्व करोगे तो अच्छे से कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं कि क्या होता है भाषा निर्माण की इकाई। तो सबसे पहले क्या बनता है, ध्वनि या वर्ण, उसके बाद अक्षर बनता है, अक्षर के बाद शब्द बनता है, शब्द के बाद क्या बनता है, पद, पद के बाद पदबंध, पदबंध के बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद वाक्य, और वाक्य के बाद भाषा। तो इस तरह से पूरे भाषा की इकाई होती है। तो आप देखो कि किस में ये मिल रहे हैं। तो ध्वनि के बाद शब्द बन गया, शब्द के बाद पद बन गया, पद के बाद वाक्य बन गया। ना कि पहले पद बनता है वाक्य बनता है, ऐसे नहीं बनता है ना। शब्द के बाद डायरेक्ट वाक्य नहीं बन सकता है, और शब्द के बाद डायरेक्ट ध्वनि नहीं बनेगी। तो पहले ध्वनि होगी उसके बाद शब्द बनेगा, तो ये तीनों में से तो हो ही नहीं सकते हैं। तो लास्ट वाला सही है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन।
प्रयत्न के आधार पर ला, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। अब ला कौन से प्रकार की ध्वनि है वो भी मैंने पढ़ाया आपको कि कौन से प्रकार की ध्वनि होती है ला। तो ये देखें प्रकार की ध्वनि कौन सी होती है। अगर आपको वैसे नहीं पता है तो अपने इसको सभी का पता होगा तो उसके हिसाब से भी वेरीफाई करके उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे संघर्षहीन व्यंजन कौन से होते हैं, तो संघर्षहीन व्यंजन को ही अपन अर्धस्वर कहते हैं, बताया है। तो अर्धस्वर कौन से होते हैं, ये हुआ अर्धस्वर होते हैं। प्रकंपी व्यंजन भी पढ़ाया, प्रकंपी या लुंठित व्यंजन दोनों ही भाषा होती है इसकी। लुंठित व्यंजन, प्रकंपी या लुंठित व्यंजन होता है वो कौन सा होता है, रा। उच्छिप्त व्यंजन, दुगुण व्यंजन, नए आगत वर्ण, ये भी पढ़ाएं। तो ये कौन से होते हैं, अणा, अणा, उच्छिप्त, द्विगुण, नए आगत वर्ण, ये पढ़ाएं। लेकिन पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, पार्श्विक व्यंजन ला होता है। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर मेरा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके बाद मैं अगला प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, उसको भी आप ज्वाइन करें, उसमें भी 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।